हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम अपने टॉपिकों में आज अपना अगला लेशन पढ़ते हैं, आज अगला अध्याय पढ़ते हैं। हमारे अगले अध्याय का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। चलिए देखिए, तो आज का हमारा अगला चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा के इस चैप्टर में हमें देखना है कि कार्य क्या होते हैं, ऊर्जा क्या होते हैं, इनसे संबंधित सारे फॉर्मूले, कार्य के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, इन चीज़ों को इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पहला टॉपिक पढ़ना है वर्क को लेकर के, कार्य को लेकर के, कि कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है। देखिए, कार्य के विषय में अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊं कि कार्य क्या होता है, तो इसकी जो परिभाषा होगी आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि बल के द्वारा वस्तुओं में जो विस्थापन होता है। देखिए, किसी भी वस्तु में अगर आप बल लगा रहे हैं तो बल के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा, उसमें विस्थापन आएगा। यही जो परिवर्तन आप दिखा रहे हो, एक्चुअली बल के कारण हुए इसी परिवर्तन को कार्य कहा जाता है। आप समझ जाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाएं, उस बल के द्वारा वस्तु की अवस्था स्थिति में परिवर्तन हो जा रहा हो, तो इसी अवस्था स्थिति में परिवर्तन होने को ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य कहा जाता है। आप समझ जाएं, अगर कार्य को हम इसके फॉर्मूले के मुताबिक परिभाषित करें तो कार्य की परिभाषा ये होती है कि किसी वस्तु में किया गया कार्य, लगाए गए बल तथा उसमें उत्पन्न हुए विस्थापन के गुणनफल को कहा जाता है। एज एग्जाम्पल देखिए, मान लिया ये एक वस्तु है, वस्तु पर आप एक बल लगा रहे हैं। यदि बल के द्वारा वस्तु में आपके विस्थापन उत्पन्न हो जाए, मतलब आपका वस्तु यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच जाए, तो ये जो विस्थापन हो रहा है ना, इसी विस्थापन का बल के साथ गुणा करने पर कार्य मिल जाता है। बात समझ रहे हैं? इसी बल का विस्थापन के साथ गुणा करने पर क्या मिल जाता है? कार्य मिल जाता है। तो कार्य की जो परिभाषा निकल करके आती है वो ये हमारे सामने आती है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा इस बल के कारण वस्तु में उत्पन्न हुए विस्थापन, दोनों के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। चलिए देखिए कैसे। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कार्य की परिभाषा क्या होती है। कार्य की परिभाषा ये होती है किसी वस्तु में, जैसे कोई भी वस्तु अगर पड़ा है, आप इस वस्तु पर बल लगा रहे हो तो बल के कारण वस्तु में विस्थापन आएगा कि नहीं आएगा? जाहिर सी बात है आएगा। तो उसमें जो विस्थापन आ रहा है, इस विस्थापन का बल के साथ गुणा कर दो, जो गुणनफल आएगा इसी गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे देखो, ये मान लो आपकी साइकिल है। साइकिल को जब तक आप चलाओगे नहीं, क्या तब तक ये साइकिल आपकी चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक, साइकिल को आप जब चलाओगे तब ये साइकिल चलेगी। मान लिया आप साइकिल चलाने के लिए 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो, तो साइकिल जब चलेगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी ना। तो मान लिया यहाँ से चलना शुरू करता है आपका साइकिल और यहाँ आकर के रुक जाता है, यहाँ तक आपका साइकिल पहुंचा। ठीक, अब आपका साइकिल जो है ये जितना विस्थापन तय कर रहा है, किसके द्वारा तय कर रहा है? बल के द्वारा ही तो तय कर रहा है। आपका साइकिल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, कब पहुंचा? जब इस पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो दूरी है, इसी दूरी को तो हम लोग विस्थापन कहते हैं। और इसी विस्थापन में जब हम लगाए गए बल का, कितना बल लगाया गया था? 10 न्यूटन का। मान लिया
ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है ना। अब आप क्या करिए, न्यूटन का 10 न्यूटन का इसी 1 किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको किया गया कार्य मिल जाएगा। तो कार्य की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल के कारण उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। कार्य को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य को कैपिटल W से, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, जहां कैपिटल F वस्तु पर लगाया गया बल है, स्मॉल s बल के द्वारा उत्पन्न विस्थापन है, और कैपिटल W किया गया कार्य है। बात समझ में? ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। अच्छा, इस सूत्र का उपयोग हम तब करेंगे जब लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन हो। यदि विस्थापन किसी और दिशा में हो, बल आप किसी और दिशा में लगा रहे हो, तो इस कंडीशन में इनके फॉर्मूले का स्टैंडर्ड बदल जाता है। देखिए, ये कंडीशन तब का है, मान लो जैसे पृथ्वी तल पर ये बक्सा रख दिया हमने, ठीक, आप इसी डायरेक्शन में बल लगा रहे हो, तो बल का डायरेक्शन इधर को है और ये बक्सा यहां से चल करके यहां पहुंच गया, तो विस्थापन जो है ये बल की दिशा में है। जब विस्थापन बल की दिशा में होगा तब की कंडीशन में हम जो बल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कार्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये बल गुणे विस्थापन करेंगे। लेकिन बाय द वे सपोज दैट कि हमारा ये जो वस्तु है, इस वस्तु पर हम बल इस डायरेक्शन में लगाएं, बल के लगने का डायरेक्शन मान लिया ये, और विस्थापन ये इस दिशा में हो रहे हैं, तब बीच का कोण कितना, थीटा डिग्री। मान लिया हमारा वस्तु यहाँ पे है, बल हमने नीचे से ऊपर की ओर लगाया, लेकिन जो विस्थापन हो रहा है वो इधर की हो रहा है और बीच का कोण थीटा है। तब इस परिस्थिति में जो किया गया कार्य W है, ये F × S cos थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, तब किया गया कार्य कैसे निकलेगा? बल गुणे विस्थापन गुणे उनके बीच की कोण की कोज्या का गुणनफल। बीच का कोण कितना था? थीटा था। ये जो कॉस है, एक्चुअली समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, है ना। तीनों भुजाओं में 2 भुजाओं का अनुपात कॉस थीटा कहलाता है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज जो आपका इसी प्रकार से बनेगा। A B C, यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का होता है, और इसे हम लोग आधार कहते हैं, इसे हम लोग लंब कहते हैं, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक, तो आधार बटे कर्ण, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है इसी को कॉस कहा जाता है। बात समझ में? अगर किसी वस्तु पर आरोपित बल का डायरेक्शन और बल के द्वारा जो विस्थापन उत्पन्न हो रहा है इसका डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन अगर अलग अलग हैं, यानी उनके बीच कुछ कोण बन रहा है, तो इस परिस्थिति में किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा होता है। ठीक, जहाँ थीटा बल तथा विस्थापन के बीच बनाया गया कोण होता है। बात समझ में आई? अब यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकल करके हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि अगर लगाए गए बल का डायरेक्शन विस्थापन के लंबवत है, लंबवत होने का मतलब कि बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है ये 90 डिग्री का हो जाए। जब लंबवत कहा जाएगा तो जो दोनों के बीच का कोण है ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ये 90 डिग्री वाला कंडीशन क्या है, जैसे हम अपने सर पे बोझ रख लें, है ना, हम अपने सर पे बोझ रख लें और इस बोझ को ले करके दिन भर घूमते रहें तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक, अगर हम अपने सर पे बोझ रख लें और बोझ रख करके दिन भर पूरा मोहल्ला घूम डालें तो हमारे द्वारा कुछ किया गया कार्य निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? जरा देखिए, ये हो गया व्यक्ति, ठीक,
इस व्यक्ति के सर पे ये हो गया बोझ, मान लीजिए इसका द्रव्यमान यम है और इसके द्वारा लगाया गया जो बल है ये नीचे की ओर लगेगा ना, गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसमें बल लगेगा। अब लगने वाले बल का आप मान निकालोगे तो F बराबर m इंटू जी के बराबर आएगा कि नहीं, इसका वेट जो आएगा, तो इस पर लगने वाला बल हो गया m इंटू जी, जो किधर को लगेगा, पृथ्वी तल पर लगेगा, पृथ्वी तल के अभिलंबोत लगेगा। ये व्यक्ति यहाँ से चल करके यहाँ विस्थापित हो, तो पृथ्वी तल के अभिलंबोत तुम किसी भी दिशा में जाओगे तो आपका जो विस्थापन होगा और आपका जो आपके द्वारा पृथ्वी तल पर लगाया गया जो बल है आपके भार के द्वारा, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री ही रहेगा, मतलब दोनों परस्पर अभिलंबोत होते हैं। अब जब बीच का कोण 90 डिग्री हो गया तो अब जरा देखो, जब मैंने बताया ना कि जब विस्थापन और बल के बीच कोण बनने लगे तो फॉर्मूला हम लोग ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये शून्य होती है। तो ऐसी स्थिति में W बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे शून्य बराबर 0। तो किया गया कार्य कितना मिल गया, 0 मिल गया। बात समझ में आई? ठीक। तो पृथ्वी तल पर अगर हम अभिलंबवत हो करके कोई कार्य कर रहे हैं, तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अब यही अगर जरा देखो, थोड़ा सा सर पे जो बोझ रखे थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, थोड़ा सा टेढ़ा कर लोगे तो उस परिस्थिति में आपके द्वारा किया गया कार्य मिलेगा। बात समझ में आई? तब आपके द्वारा किया गया कार्य मिलेगा। लेकिन अगर आप बोझ को एकदम सर पर पृथ्वी तल से एकदम अभिलंबोत रखे हुए हो तो आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है। बात समझ में? तो कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न हुए विस्थापन के गुणनफल को बल कार्य कहा जाता है। कार्य को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर F इंटू एस, जहाँ F माने बल, S माने विस्थापन होता है, और अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा हो तब किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा हो जाता है। बात समझ में? और साथ में बात करें अगर हम, तो अगर अभिलंबवत पृथ्वी, अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है तो इस परिस्थिति में आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। लेकिन अगर आपका लगाए गए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री है तो इस समय में किया गया कार्य सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में? और कार्य का जो मात्रक होता है ये जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, जिसे हम लोग न्यूटन मीटर भी कहते हैं। बात समझ में? अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि कोई भी वस्तु है उसके कार्य करने की जो क्षमता है यही क्षमता उसकी एनर्जी कहलाती है। किसी भी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता ही उसकी एनर्जी कहलाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो आपका मोबाइल फ़ोन ही है, ठीक, मोबाइल फ़ोन की जो ऊर्जा है उसकी बैटरी में होता है, तो आपके इस मोबाइल फ़ोन में जो कार्य करने की क्षमता है वो बैटरी पर निर्भर करता है ना, कि आपकी जो बैटरी है ये 4 घंटे तक कार्य कर सकती है या 5 घंटे तक कार्य कर सकती है। तो बैटरी के द्वारा जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य उसकी ऊर्जा कहलाएगी। जैसे एज एग्जांपल हम मनुष्य हैं, हम खाना खा करके सुबह आए, हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न हुई। अब इस एनर्जी की स्रोत से हम कितना कार्य कर सकेंगे, जितना कार्य करेंगे वही हमारी एनर्जी होगी। बात समझ में आई? तो किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, इसी क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। चलिए देखिए कौन कौन सी होती है। पहली जो होती है जिसे हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। दूसरी जो होती है जिसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए जरा गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा को लेकर के अगर हम बात करें
तो किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उनकी गतिशील अवस्था में भी कार्य करने की क्षमता होती है। अगर वो जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ यंत्र ऐसे होते हैं कि अगर जब तक वो गतिशील ना हो तब तक वो कार्य नहीं कर सकते। तो कुछ वस्तुओं में गतिशील होने के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता आती है, और गतिशील वस्तुओं में के कारण जब वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता आती है तो ये कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में? अच्छा, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, इसका मात्रक कुछ अलग नहीं होता है, ठीक। जूल या इसके मात्रक को कैलोरी भी कहा जाता है। बात समझ में? ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में या किसी यंत्र में उनके गतिशील होने की वजह से जो कार्य करने की क्षमता आती है, इसी क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो चलिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में शेष कल पढ़ते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो आपको जो चीज़ इस टॉपिक में समझ में नहीं आए, आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछते रहिए। कभी पूछते तो हो नहीं, क्योंकि पढ़ते नहीं हो, पढ़ोगे तब पूछोगे। तो आज के लिए बस इतना है।